नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्ज़ाम की हिस्ट्री जो आपकी 6 क्लास की थी उसके अंदर 6 अध्यायों की बातचीत कर चुके हैं। आज की वीडियो में अपन 7वें अध्याय के महत्वपूर्ण नोट्स एंड वन लाइनर जीके के प्रश्नों की बातचीत करेंगे। तो चलिए। लास्ट वीडियो में अपन ने 6ठे अध्याय की बातचीत की थी, तो अभी अपन 7वें अध्याय की बातचीत करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट सर्च करें एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलो। 7वां अध्याय जो है उसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अब जो अशोक था एक अनोखा सम्राट था और इसने युद्ध का किस प्रकार से त्याग किया है और इसके अंदर से कौन सी चीज़ें जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसकी बातचीत करने वाले हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कौन किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जो लगभग 2300 साल पहले की थी। और चाणक्य यानी कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता से इस साम्राज्य की स्थापना की। और चाणक्य के जो विस्तार है वो उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी अशोक जिस साम्राज्य के शासक थे उसकी स्थापना उनके दादा यानी मौर्य साम्राज्य के शासक थे। तो उनकी स्थापना वो मौर्य साम्राज्य की जो नींव है वो चंद्रगुप्त मौर्य रखते हैं कौटिल्य की सहायता। किस तरीके से रखते हैं वो तो अपन जब डिटेल के नोट्स देखेंगे तब बातचीत करेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितनी जानकारी है उसकी बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद में है वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक। ठीक है। इनके साम्राज्य की राजधानी यानी जो मौर्य साम्राज्य था इसकी राजधानी पहले थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से उज्जैन, उज्जैन के बाद में तक्षशिला। मुख्य रूप से 3 चीजें कौन कौन सी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए जाने वाला मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में जाने वाले रास्तों में पड़ता था। आगे देखो, राज्य साम्राज्य कैसे बने। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना है सेना की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राट को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। और इसी कारण से उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। तो मतलब जो अपने आप में बड़े होते थे वो राज्य अपने आप में साम्राज्य कहलाते थे, जैसे मौर्य साम्राज्य है। ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज आती है नजराना। देखो नजराना क्या होता है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं। जो जो कर होता है ना, टैक्स, कर क्या होता है? नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता है। वहीं नजराना जो होता है वो अनियमित ढंग से या अनियमित रूप से संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता है। ऐसे नजराने को विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोग लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। देखो दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो होता है कर। कर का मतलब ये होता है कि लोग इसको देना ही पड़ता था, यानी जो उनके ऊपर लोग शासन करते थे वो उन लोगों से वसूलते थे। ये तो जरूरी था, नियमित ढंग से वसूला जाता था। लेकिन नजराना एक अनियमित रूप से होता था जिसमें जैसे किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो अपनी स्वेच्छा से दान कर देते थे। जैसे प्रेजेंट टाइम में एनजीओ में लोग पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं? भाई जिसके पास ज्यादा पैसे है वो दान करना चाहता है तो या तो खुद कर रहा था या फिर एनजीओ को दे देता पैसा। तो वो जो चीज होती है वो होती है नजराना। उसके बाद में है मैगिस्थनीज। उसके बाद में कौन है? मैगिस्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो यहाँ पे आया था। क्यों आया था? क्योंकि उसकी बेटी से वो शादी करके आया था। कौन? चंद्रगुप्त। तो ये मैगिस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था चंद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, आगे देखो। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, यह एक विशाल खूबसूरत नगर है। यह विशाल प्राचीर से बना हुआ, प्राचीर का मतलब बड़ी बड़ी दीवारों से बना हुआ है, जिसके अंदर 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार देखने को मिलते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जो अशोक था उसके अधिकतर जो अभिलेख है वो प्राकृत तथा ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। वे इशू रूप से ध्यान रखें। कौन सी भाषा देखने को मिलती है? एक तो प्राकृत
और दूसरी ब्राह्मी। ठीक है। धम संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। जो धम शब्द है वो संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है। ठीक है ना। तो ये धम जो है संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप अपने को देखने को मिलता है। अब देखो अशोक ने मौर्य साम्राज्य में धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ठीक है। तो उसके अंदर धम महात्म पहले नंबर पे कौन था? धम महात्म। अशोक के साम्राज्य में एक ऐसा अधिकारी नियुक्त किया गया जो जगह जगह जा करके धम की शिक्षा देते थे। ठीक है, आगे देखो। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत होती है वो लगभग आज से 2300 साल पहले होती है। और ये जो मैप है इसके अंदर अभिलेख प्राप्ति स्थल और महत्वपूर्ण नगर है अशोक के समय कुछ अभिलेख मिले थे उनकी ये जानकारी देता है। आगे देखो, कलिंग विजय। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था। ये कलिंग विजय जो थी अशोक की थी। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था और कलिंग विजय के बाद में ही अशोक ने धम्म को धारण किया था। ठीक है, या बौद्ध धर्म की तरफ गए थे। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध की जन हिंसा खून खराबा देखकर मन वितृष्णा पैदा कर देता है और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद में अशोक का धम्म क्या था? देखो, अशोक के दम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती थी। धम्म महात्म नामक के अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जो जगह जगह कर धम्म जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा दिया करते थे। और लगभग 100 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके स्थान पर कई राज्यों का उदय होता है। और ये जो मौर्य साम्राज्य है वो आज से लगभग 100 साल पहले ही समाप्त होने के कगार पर आ गए थे। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये हो गए कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मगध जो साम्राज्य था इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। और चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना करने में विशेष योगदान कौन देता है? ये देता है कौटिल्य। ठीक है। अब ये जो कौटिल्य इस समय इस मगध साम्राज्य की स्थापना करता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है, क्योंकि वहाँ घनानंद नामक एक शासक हुआ करता था जिसने कौटिल्य का अपमान किया था। अब कौटिल्य इस चीज़ का बदला लेने के लिए मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य को अपना हथियार बना करके स्थापना कर देते हैं। अब कौटिल्य ने उस जमाने में जो चीज़ें लिखी, ये किताब के अंदर लिखी, उसका नाम बताया था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त की साम्राज्य स्थापना किसकी सहायता से होती है? कौटिल्य तथा चाणक्य की सहायता से। चाणक्य के विचार हम किस पुस्तक में देखते हैं? तो अर्थशास्त्र में। और चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना की? तो मौर्य वंश की स्थापना की। और इसके जो डिटेल के नोट्स होंगे उसके अंदर अपन चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं, इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखो, मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन थे? चंद्रगुप्त एक महत्वपूर्ण शासक थे, उसके बाद में उनका पुत्र बिंदुसार, उनके बाद में उनका पुत्र अशोक था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन कौन से नगर रहे हैं? तो पाटलिपुत्र, उसके बाद में उज्जैन और 3 नंबर पे तक्षशिला। मौर्य काल में प्रजा के द्वारा स्वेच्छा से राजा को उपहार देना क्या कहलाता था? ये नजराना कहलाता था। और मैगस्थनीज किसका राजदूत था? मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके दरबार में नियुक्त था। मैगस्थनीज किसके दरबार के अंदर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, क्योंकि उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी बेटी सेल्यूकस निकेटर की बेटी से विवाह किया था और उसने अपने साथ में ये भेजा था। ठीक है ना। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र की प्राचीर में कितने बुर्ज एवं दरगार थे? और ये जो चीज़ अपन ने देखी थी ये कौन कह रहा था? ये मैगस्थनीज कह रहा था, वर्णन करता है। इसने बताया था कि इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। अशोक के लेख किस भाषा में थे? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि के अंदर थे। सम्राट अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग को जीता? 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद भी इसने बुद्ध धर्म को धारण किया था। कलिंग किसका प्राचीन नाम था? कलिंग जो था वो उड़ीसा का प्राचीन नाम था। अशोक ने दूत भेजकर धर्म का प्रचार किन किन देशों में करवाया? तो देखो, सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका। ये विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि यह अब एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण कब शुरू करवाया? लगभग 2400 साल पहले। और चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर। और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? 2300 ईसा पूर्व में होती है। और ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण डेट है, यानी आज से उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में लोहे की शुरुआत कब होती है? 3000 साल पहले। हाथ सिक्के संगम साहित्य की रचना कब होती है? 2300 साल पहले। अरीमेड का पतन कब होता है? तो 2200 से। देखो, संगम साहित्य क्या होता है? संगम साहित्य जो तमिल साहित्य है उसको संगम साहित्य कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वैसे अगले अध्याय में आ जाएगा ये। तमिल साहित्य का तमिल साहित्य का जो संगठित रूप होता था उसे संगम साहित्य कहा जाता था।
तो ये तो 7वें अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के नोट्स एंड प्रश्न थे। उसके बाद में अपन बात करेंगे 8वें, 9वें, 10वें और 11वें की। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।